Good morning, students. This is the next chapter, chapter 9 from book 2, that is planning and sustainable development in Indian context. First of all, we have to discuss the meaning of planning. It involves the process of thinking, formulation of a scheme or program, and implementation of a set of actions to achieve some goal. Though it is a very broad term, in this chapter it has been used with reference to the process of economic development. We can say कि planning जो है, this is a very broad term, and whenever we are going to some planned something, we are thinking and formulating the schemes and implementation in the action, so that by these action we can achieve the goals. फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्मॉल सी छोटी सी अगर हमें प्लानिंग करनी है, जैसे आपके एग्ज़ाम्स की ही प्लानिंग है, अगर आप उनको प्लान आउट है कि आपने 12th क्लास में आपने टारगेट है कि यू हैव टू अचीव गुड मार्क्स, सो तो उसके लिए आप स्मॉल प्लानिंग जो है वो अपने लेवल पे करेंगे, एक छोटा सा टाइम टेबल बनाएंगे, आप अच्छे सैम्पल पेपर्स की गो थ्रू होंगे, उसमें उनकी प्रैक्टिस करेंगे एंड टाइम डिवोट करेंगे मैक्सिमम कि कितना सब्जेक्ट में कितना कितना टाइम आपने अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव्स देना है. तो हर काम को करने के लिए वी हैव टू गो थ्रू द प्लानिंग. और यहाँ पर प्लानिंग जो बात कर रहे हैं हम पूरे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं. एक बहुत बड़ी कंट्री उसके हर एक फील्ड में जो डेवलपमेंट है वो उसके लिए कैसे प्लान आउट किया जाए. इसके आगे नेक्स्ट जो इसमें है, 2 अप्रोचेस ऑफ प्लानिंग. अब अकॉर्डिंग टू दिस प्लानिंग हैव 2 अप्रोचेस. नंबर 1 इज सेक्टरल प्लानिंग and number 2 is regional planning. Sectoral planning means formulation and implementation of sets of schemes or programs aimed at development of various sectors of the economy such as agriculture, irrigation, manufacturing, power, construction, transport, communication, social infrastructure and services and so on. Here we can say we are going to the sectoral planning. There are different sectors, not only economy, there are different sectors are in country, such as these are the examples of खेती करना है, सिंचाई है, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कारखाने, पावर, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, ये सारे के सारे there are different sectors. सो दिस टाइप ऑफ प्लानिंग जिसमें हमने एक स्पेसिफिक सेंटर अगर हम ले लेते हैं और उसी सेक्टर को हम प्लान आउट कर रहे हैं, तो दैट इज अ सेक्टोरल प्लानिंग. There is no uniform economic development over space in any country. Some areas are more developed and some lag behind. लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है. अगर हम सेक्टरल प्लानिंग की बात करते हैं तो वी आर स्पेसिफाइंग इन अ स्पेसिफिक सेक्टर. उससे क्या होगा कि ऑन द होल हमारी रीजन की प्लानिंग नहीं होएगी और एक सेक्टर जो है वो हमारा आगे बढ़ जाएगा एंड अदर सेक्टर्स जो हैं वो पीछे रह जाएंगे. दिस अनइवन पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ओवर अ स्पेस नेसेसिटेट्स दैट the planner have a spatial perspective and draw the plans to reduce regional imbalance in development. अब यहाँ पर अगर हम सेक्टरल प्लानिंग की बात करते हैं तो इन अ फर्दर यानी कि प्लानर को ये पता होना चाहिए कि इन अ लॉन्ग रन क्या होगा, अनइवन डेवलपमेंट होगी उस एरिया की. सो तो एरिया जो है वो रीजनल इम्बैलेंस वहाँ पर डेवलपमेंट का हो जाएगा. तो इसी को दूर करने के लिए वी हैव टू कंडक्ट ऑल द सेक्टर्स, वी हैव टू टेक ऑल द सेक्टर्स एंड दिस टाइप ऑफ प्लानिंग is termed as regional planning. Niti Aayog. On 1st January 2015, the Niti Aayog was formed. India adopted centralized planning after independence, but subsequently it graduated with decentralized multi-level planning. This responsibility of plan formulation was with the Planning Commission at the center, state and district level, but on 1st January 2015,
द प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय द नीति आयोग। तो ये जो आपका जो नई बुक्स हैं, नाउ अ डेज प्लानिंग कमीशन इज कॉल्ड एज अ नीति आयोग, ठीक है। अब ये नीति आयोग जो है फॉर्म्ड हुआ है इन 1 जनवरी 2015, यानी कि द प्लानिंग कमीशन कन्वर्टेड इनटू नीति आयोग। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया अडॉप्टेड सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, यानी कि सेंटर जो है वो इंडिपेंडेंटली सारी प्लानिंग्स को देखेगा। ग्रेजुअली डिड सेंट्रलाइज द मल्टी लेवल प्लानिंग, उसके बाद उन्होंने अपनी प्लानिंग्स जो हैं उसको डिसेंट्रलाइज किया, यानी कि देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ या 3 लेवल्स ऑफ प्लानिंग आर देयर, दैट इज नंबर 1 इज सेंटर, देन स्टेट लेवल एंड लास्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। कब हुआ ये? दैट इज इन 1 जनवरी 2015। नीति आयोग क्या कर रहा है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? मेनली इट इन्वॉल्व्स द स्टेट्स इन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग फॉर इंडिया, फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रैटेजिक and technical advice to the central and state government। तो नीति आयोग ने जो मेन ऑब्जेक्टिव उनका था टेक्निकल एडवांसमेंट्स, यानी कि आपने सुना होगा मेक इन इंडिया, बहुत बारी आपने मेक इन इंडिया की बातें सुनी होंगी। तो नीति आयोग का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसी ही बनाना है, और उसमें मेन दे आर प्रोवाइडिंग स्ट्रैटेजी ऑन द technical advice to the central and state governments। नेक्स्ट टॉपिक आपकी किताब में जो है दैट इज अ टारगेट एरिया प्लानिंग। टारगेट एरिया प्लानिंग का मतलब ये है कि वी आर टारगेटिंग इन अ स्पेसिफिक एरिया विच आर रिच इन रिसोर्सेज बट रिमेन्ड बैकवर्ड। वहाँ पर रिसोर्सेज हैं, देयर आर नेचुरल रिसोर्सेज आर देयर, बट उसको हमने डेवलप नहीं किया है ड्यू टू वन और अनदर रीजन। Economic development of region depends upon its resource base, but sometimes resource rich region also remain backward। Economic development requires technology as well as investment beside resources। अगर हम किसी एरिया को डेवलप करना चाहते हैं तो we need technology as well as investment। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी हमें करनी पड़ेगी और टेक्नोलॉजी भी लेकर जाना पड़ेगा। With the planning experience of about 1.5 decades, it raised that regional imbalance in economy। हमने अपने लास्ट एक्सपीरियंसेस में हमारी कंट्री ने ये देखा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है अलग अलग, हम रीजन की अगर बात करते हैं तो सम स्टेट्स आर दे आर वेरी वेल डेवलप्ड वेयर आर सम आर लैगिंग बिहाइंड। तो ये रीजनल इम्बैलेंस जो है हमें नज़र आता है, नॉट ओनली इन स्टेट, इन अ डिस्ट्रिक्ट लेवल्स भी अगर हम देखें, लोकल लेवल्स में भी अगर हम देखते हैं तो देयर आर सो मैनी इम्बैलेंस, रीजनल इम्बैलेंसेस देयर। In order to arrest the accentuation of regional and social disparities, the Planning Commission introduced the target area and target group। तो इसी को दूर करने के लिए प्लानिंग कमीशन जो है उसने इंट्रोड्यूस किया था टारगेट एरिया एंड टारगेट ग्रुप अप्रोच। इसमें जो मेन प्रोग्राम्स जो लिए गए हैं दैट इज program directed towards the development of target areas। These are the 4 programs have taken। Number 1 is command area development program, drought prone area development program, desert development program and hill area development programs। Two examples have taken in a target group programs. These are called SFDA and MFDA। SFDA means Small Farmer Development Agency and MFDA means Marginal Farmer Development Agency। Now this is the one program, Hill Area Development Program। Hill Area Program में it is taken in 5th 5-year plan and it covered about 15 districts comprising all the hilly stations, यानी कि hilly districts sorry। तो hilly districts में ऐसी districts को लिया गया जो कि लैगिंग बिहाइंड थी या वहाँ पर रिसोर्सेज तो थे लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई। तो उत्तर प्रदेश जो कि इस समय उसका पोर्शन, देयर आर सम पोर्शन विच इज कम्स अंडर द उत्तराखंड, दीज एरियाज आर टेकन।
and in Mikir Hill and North Churchill Hills of Assam is taken, Darjeeling district of West Bengal and Nilgiri district of Tamil Nadu is taken. Now we are pointing here the fifth 5-year plan. यहाँ पर हम फिफ्थ 5वीं पंचवर्षीय योजना की हम बात कर रहे हैं. These all are 5-year plans. क्योंकि आपको मालूम है कि वी हैव अ डेमोक्रेटिक कंट्री और हमारे देश में जो सरकार है वो 5 साल के लिए इलेक्ट होके आती है, तो उसके एजेंडा पॉइंट्स होते हैं कि 5 साल में वो क्या क्या डेवलपमेंट में क्या क्या प्रोग्राम्स करेगी. तो सो दैट हियर इन दिस lesson we are discussing about fifth 5-year plan. Now what are the objectives? किस तरह से हम उस एरिया को डेवलप करेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे? Harnessing the indigenous resources of the hill area through development of horticulture, plantation, agriculture, animal husbandry, poultry farming, forestry, small scale and village industries. तो क्या objectives होंगे? These are the objectives will be introduced in these areas. पहाड़ी एरिया है तो हॉर्टिकल्चर वहाँ पर किया जा सकता है, प्लांटेशन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे. एनिमल हस्बेंड्री, इसका मतलब कि बहुत बड़ा एरिया नहीं है तो वहाँ पर मोस्टली पशुचारण जो है वो अधिक किया जा सकता है. मुर्गी पालन भी किया जा सकता है, वनों को लगाया जा सकता है. और स्मॉल स्केल कुटीर उद्योग जिसे हम कहते हैं, विलेज इंडस्ट्री जो है ये भी वहाँ पर लगाई जा सकती हैं with the use of local resources. Drought prone area, this is the next program. Drought prone area, there are so many areas in India which comes under the drought prone area. अब drought prone area को हम किस तरह से develop कर सकते हैं? What are the objectives? Initially this program laid emphasis on the construction of labor incentive civil work. But later on, it emphasized on irrigation projects, land development program, afforestation, grassland development, and creation of basic rural infrastructure such as electricity, roads, market, credit, and services. Other strategies for development of these areas include adoption of integrated watershed development. This is the main importance. जो आपका ड्रॉट प्रोन एरिया है यहाँ पर जो ऊपर आपको बोला गया कि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लाएंगे, है ना, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होंगे, अफॉरेस्टेशन यानी कि वन लगाया जाएगा, ग्रास लैंड यानी कि जो ग्रास लैंड्स को उसको पास्चर लैंड्स को डेवलप किया जाएगा. ये सारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो स्टेप होगा एडॉप्शन ऑफ इंटीग्रेटेड वाटरशेड प्रोग्राम. जब तक हम वाटरशेड प्रोग्राम को अप्रोच नहीं करेंगे, जो ऊपर के ये एम्फसाइज जो प्रोग्राम है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो फुलफिल नहीं होंगे. सो वी हैव टू गो टू माइक्रो लेवल. द रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस बिटवीन वाटर, सॉइल, प्लांट्स, ठीक है, एंड ह्यूमन एंड एनिमल पॉपुलेशन शुड बी बेसिक कंसिडरेशन इन द स्ट्रेटजी और डेवलपमेंट ऑफ ड्रॉट प्रोन एरिया. तो जैसे ही वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम को हम मैनेजमेंट को हम लेके आएंगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस भी बनेगा. किस में? पानी में, मृदा में और प्लांट्स में यानी कि वनस्पति में. और साथ ही साथ हमारा जो बैलेंस मेंटेन होगा ह्यूमन एंड एनिमल पॉपुलेशन में भी, ठीक है. उससे क्या होगा कि ड्रॉट प्रोन एरिया जो है वो डेवलप हो पाएगा. दिस इज द वन एरिया. यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि वाटरशेड प्रोग्राम को सीजनल जो रिवर्स है, ये जो रिवर है ये सीजनल हो सकती है, लेकिन जिस समय बारिश नहीं है, आपको मालूम है कि मानसून जो एक्टिव होते हैं हमारे देश में वो जस्ट फॉर द 4 मंथ्स एक्टिव रहती हैं, और इन एक्टिव मानसून पीरियड में ही ये जो सीजनल रिवर्स होती हैं वो भर जाती हैं. आफ्टर दैट ये सूख जाती है. तो सूखने के कारण इन एरियाज में ड्रॉट की कंडीशंस बन जाते हैं. तो उन पानी को यानी कि सीजनल रिवर्स के पानी को चेक डैम के द्वारा या वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा हम पानी को इकट्ठा करके रख सकते हैं और वाटर टेबल को इंक्रीज कर सकते हैं. और जैसे ही वाटर टेबल इंक्रीज होगा तो हमारा अपने आप ही अफॉरेस्टेशन हो जाएगा, ग्रासलैंड्स डेवलप हो जाएंगे और पानी की जो कमी है वो दूर हो सकेगी. Regions, the Planning Commission of India
1967 identified about 67 districts which are in prone to drought. हमारे देश में प्लानिंग कमीशन ने 1967 में लगभग 67 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे पॉइंट आउट किए, आइडेंटिफाइड किए जो कि ड्रॉट प्रोन एरियाज में है। तो इरिगेशन कमीशन में 1972 में 30% एरिया को इरिगेटेड लैंड के अंदर लाने की कोशिश की। ठीक है, स्प्रेड ओवर सेमी एरिड एंड एरिड ट्रैक्ट। अब ये कौन से एरियाज थे जहां पर सूखा यानी कि एरिड कंडीशंस थी या सेमी एरिड एरियाज था? तो ये एरियाज जो आइडेंटिफाई किए ये थे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र, रायलसीमा एंड तेलंगाना प्लेटो ऑफ आंध्र प्रदेश, Karnataka plateau and highlands and interior parts of Tamil Nadu. So these are the areas which are identified for the irrigation purpose. अब यहीं पर इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर हम बात करते हैं केस स्टडी की। इस चैप्टर में आपके दो केस स्टडीज जो हैं वो डिटेल में दिए गए हैं। एक ट्राइबल, दिस इज द वन केस स्टडी, इंटीग्रल ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन भारमौर रीजन। भारमौर रीजन एक हिमाचल प्रदेश का चंबा डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा ट्राइबल एरिया है और उसी के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर कि भारमौर रीजन क्या है। लेकिन भारमौर रीजन को समझने से पहले ये दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर द 5 ईयर प्लान प्रोग्राम, जिसमें क्या किया गया है कि प्लानिंग कमीशन इस तरह के एरियाज को उठाता है और उसको ऑन द होल दे वांट टू डेवलप दैट एरिया। ठीक है, तो भारमौर इज ए वन ऑफ द एरिया जिसको 5 ईयर प्लानिंग में लिया गया और दिस इज अ ट्राइबल एरिया। भारमौर ट्राइबल एरिया comprises भारमौर एंड होली तहसील of Chamba district of Himachal Pradesh. It is notified tribal area since 21 November 1975, यानी कि इसको हमारे जो संविधान है उसमें नोटिफाइड किया गया कि यहाँ के लोग जो हैं they are also comes under the tribe specific tribe and this area is inhabited by the Gaddi tribes, a tribal community who have maintained a distinct identity in Himalayan region. They have their specific identity and they are living in a specific area and they are also practiced the transhumance and they have also conversed through Gadian dialect. तो इन्होंने अपने एक ट्राइबल कम्युनिटी जो है ये वहीं पर ही स्पेसिफिक है और ये ट्रांसमेंस करते हैं, यानी कि दे आर मूविंग फ्रॉम वन एरिया टू अनदर इन सर्च ऑफ वाटर एंड ग्रासलैंड। ये एक ही एरिया में घूमते रहते हैं जिसे हम ऋतु प्रवास कहते हैं, अपने मवेशियों के साथ, अपने कैटल्स के साथ। एंड जो भी ये बात करते हैं दे हैव their own language that is called गद्यन डायलेक्ट, यानी कि गद्यन भाषा जो है, बोली जो है, उसी में ही ये बात करते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई किया गया था इन 1975, यानी कि एंटलिस्ट किया गया संविधान में एज ए ट्राइब। This is the one picture taken from the net. This is view from the top of Bharmor. This is the Gaddi tribe. They have their specific culture and their dance styles. Here it is given in a where they are mostly living in a which mountains area. This is the map of the Bharmor ट्राइबल रीजन। ये स्पेसिफिकली मैप जो है ये आपकी किताब में दिया गया है। तो क्वेश्चन नॉर्मली कई बार क्या होता है कि इस तरह का ये मैप आपका मैप स्किल क्वेश्चंस में आ जाता है और मैप दिया होता है और ऊपर जो ट्राइबल भारमौर ट्राइबल रीजन जो है वो नहीं लिखा होगा। आपने पहचानना होगा कि कौन सी केस स्टडी है और उससे ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये वैल्यू बेस्ड या मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं इसमें।
नाउ व्हाट आर द इश्यूज एसोसिएटेड, क्या परेशानियां हैं यहाँ के, वहाँ पर क्या इश्यूज हैं जिसके कारण भारमोर डिस्ट्रिक्ट जो है वो पिछड़ा रहा। भारमोर ट्राइबल रीजन हैज हार्श क्लाइमेट कंडीशंस, लो रिसोर्सेज बेस एंड फ्रेजाइल एनवायरनमेंट। ठीक है, एक तो यहाँ पर जो ये हिली एरिया है, हार्श क्लाइमेटिकल कंडीशंस है, रिसोर्सेज जो है वो डेवलप नहीं है, और एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही फ्रेजाइल है। these factors influence the society and economy। तो ये कारण के कारण ये जो है जो सोसाइटी, यहाँ का समाज है और यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो इफेक्टेड है। According to census 2011, the total population of Bharmor sub-district was 39 or 113, that is 21 persons per square kilometer, यानी कि यहाँ पर population जो है that is also very low। It is one of the most economically and socially backward area of Himachal Pradesh। Historically, the Gadi have experienced geographical and political isolation, क्योंकि ये एक hilly area है, यहाँ पर proper approach नहीं है, there is no communication with the outer world, or there is no transport system is not developed, so they are isolated from the other parts। The economy is largely based on agriculture and allied activities such as sheep and goat rearing। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत ही खेती की जाती है और normally they are depend on their cattle, that is sheep and goat। स्टेप्स क्या लिए गए अब इस एरिया को डेवलप करने के लिए, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ भारमोर स्टार्टेड इन 1970। जैसे ही इसको आइडेंटिफाई किया गया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में इंक्लूड किया गया, तो 5th 5 ईयर प्लान, कौन से प्लान में, 5th 5 ईयर प्लान में इसको ट्राइबल एरिया को प्लान आउट किया गया और 1974 में एक डिज़ाइन किया गया, एंड दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड 5 इंटीग्रेटेड ट्राइबल development project, that is ITDP in हिमाचल प्रदेश। मे बी क्वेश्चन आपको आज आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ITDP इन हिमाचल प्रदेश। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है 5 इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो इसका मतलब क्या है कि यू हैव टू एक्सप्लेन द भारमोर डिस्ट्रिक्ट्स के व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो ये आप इस स्टडी की बात करेंगे। तो इस तरह के इन्वर्टेड कॉमर्स में क्वेश्चंस जो हैं ये बन सकते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। दिस प्लान लेड द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहला काम यहाँ पर क्या किया गया कि रोड कंस्ट्रक्शन जो है वहाँ पर सुदृढ़ की गई, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन को सबसे हायर प्रायोरिटी में लिया गया, देन कम्युनिकेशन सिस्टम, देन एग्रीकल्चर एंड उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनको लिया गया। तो जैसे ही रोड्स जो हैं, ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पर डेवलप हुआ, तो अपने आप ही जो डेवलपमेंट है उस एरिया की शुरू हो जाती है। आउटकम्स क्या किए, तो क्या उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप किया गया इन टर्म्स ऑफ स्कूल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, पोर्टेबल वाटर, रोड्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये काम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया गया, यानी कि वहाँ पर जो स्कूल्स हैं वहाँ पर खोले गए, प्राइमरी एजुकेशन या मिडिल एजुकेशन जो मेन डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्ट की गई रोड्स को, हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए जिसकी वहाँ पर किसी प्रकार की हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी वहाँ पर, उस तरह की हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइड की गई, पोर्टेबल पानी का इंतज़ाम किया गया, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, लोगों के घर तक जो बिजली है वो पहुँचाई गई। इन सब कारणों से वो एरिया धीरे धीरे क्या हो गया, डेवलप होना शुरू हो गया, और उसके साथ ही लिटरेसी रेट भी इम्प्रूव हुआ, और एंड इम्प्रूवमेंट इन सेक्स रेशियो ऑल्सो, और डिक्लाइन इन चाइल्ड मैरिज। ठीक है, चाइल्ड मैरिज जो है वो भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। इसके साथ ही फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो भी इंक्रीज हो गया, 65% जो है इन 2011। The difference between male and female literacy level and gender inequality also declined। तो these are some social disparities थी, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई because of the education। Traditionally, Gadis have subsistence agriculture come pastoral economy, having emphasized on food, grain and livestock production। Discussing the outcomes
development of infrastructure in terms of schools, healthcare facilities, potable water, roads, communication and electricity. तो इस प्रोजेक्ट के जो आउटकम्स हैं बट कहाँ कहाँ पर डेवलपमेंट हुई है, वो उन्होंने स्कूल्स को लिया है, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, रोड्स बनाई हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम सही किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर में गाँव तक, उस एरिया तक इलेक्ट्रिसिटी. Now come to the outcomes. Development of infrastructure in terms of schools, healthcare facilities, potable water, roads, communication and electricity. They providing infrastructure in terms of schools. वहाँ पर स्कूल खोले गए, हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड किया गया, पानी की सुविधाएं दी गई, रोड्स बनाई गई और इलेक्ट्रिसिटी एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसको दुरुस्त किया गया. इंक्रीज इन लिटरेसी, इससे क्या हुआ, क्या फ़ायदा हुआ? एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर इंक्रीज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाने से लिटरेसी रेट जो है वो इंक्रीज हुआ, इम्प्रूवमेंट इन सेक्स रेशियो, डिक्लाइन इन चाइल्ड मैरिज, ठीक है. फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो भी इंक्रीज हो गया एज कंपेयर टू 1971 एंड नाउ इट इज 65% इन 2011. The difference between males and females in literacy rate also increased, gender inequality also declined. यानी कि सोशल जो डिस्पैरिटीज़ थी या डिस्क्रिमिनेशंस थी उनमें भी जो है डिक्लाइन आना शुरू हुआ. Traditionally, Gadis has subsistence agriculture cum pastoral economy have emphasized on food grain and livestock production. आपको ये मालूम ही है कि शुरू में ही ट्रेडिशनली जो गद्दीज हैं वो मोस्टली सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कर रहे थे, यानी निर्वाह कृषि के अंतर्गत ही काम कर रहे थे और वो पेस्ट्रल इकोनॉमी थी. तो इसी को ही और एम्फसाइज किया गया और फूड ग्रेन्स और लाइवस्टॉक रेयरिंग को बढ़ावा दिया गया. बट ड्यूरिंग last 3 decades of 20th century, cultivation of pulses and cash crops has increased. जैसे जैसे इरिगेशन फैसिलिटी आ गई, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हो गया और भी कई तरह की सुविधाएं हुई, तो धीरे धीरे ये फूड ग्रेन से अब कैश क्रॉप्स की ओर बढ़ चले और दे आर नाउ ग्रोइंग पल्सेस एंड अदर कैश क्रॉप्स. बट द क्रॉप कल्टीवेशन इज स्टिल डन इन अ ट्रेडिशनल मेथड. लेकिन अभी भी वहाँ पर जो क्रॉप कल्टीवेशन है, यानी कि जो एग्रीकल्चर किया जा रहा है, कल्टीवेशन किया जा रहा है, वो ट्रेडिशनल मेथड ही है. एज यू नो, दिस इज अ हिली एरिया, नॉट एबल टू डू या यूज ऑफ मशीनरी इज वेरी डिफिकल्ट. द डिक्लाइनिंग इम्पोर्टेंस ऑफ pastoralism in the economy of a region can be gauged from fact that at present only about 1/10 of total household practice transhumance. अब यहाँ पर जो पेस्ट्रलिज्म सिस्टम है, जो इकोनॉमी जो है वो मोस्टली डिपेंड ऑन पेस्ट्रलिज्म, और पेस्ट्रलिज्म जो है वो ट्रांसहुमेंस पर ही निर्भर करता था, यानी ऋतु प्रवास करते थे, दे आर मूविंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस. लेकिन ये पोर्शन भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया एंड दे लिव इन अ सेटल्ड पोजीशंस. But Gaddis are still very mobile in seasonable section, and sizable section of them migrate to Kangra and surrounding areas during winter to earn their lives from wage labor. लेकिन अभी भी गद्दीज जो हैं वो उनको वो पुरानी ही तरीके जो हैं अभी भी उन्हें सूट करते हैं और वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाते हैं और विंटर्स में जब कोई काम नहीं रहता तो वहाँ पर लेबर जो है मजदूरी करके अपने लाइवलीहुड्स जो है कमाते हैं. नाउ कम टू द असाइनमेंट ऑफ दिस पोर्शन. यहाँ पर जो आपका असाइनमेंट है, देयर आर सम स्पेसिफिक क्वेश्चंस आर गिवन. व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग? डिस्कस 2 अप्रोचेस ऑफ प्लानिंग. व्हेन नीति आयोग फॉर्म्ड, डिस्कस देयर ऑब्जेक्टिव्स. राइट द प्रोग्राम डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ टारगेट एरियाज. डिस्कस what is SFDA and MFDA. Give short note on case study of integrated tribal development projects. and इस एरिया से या इस टॉपिक से जो रिलेटेड आपके NCERT क्वेश्चंस हैं वो भी you have to do. Now thank you so much. This is the I have finished this part of first part of your this lesson. Okay, thank you so much.